सो हेलो फ्रेंड्स। अब अपन कर रहे थे प्रोनाउन के जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको। ठीक है, हर चैप्टर से अपन 10-10 मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से बार बार पूछे जाते हैं। उनमें से अपन प्रोनाउन अपन ने शुरू किया था। सबसे पहला टॉपिक अपना प्रोनाउन था। उसमें से अपन ने 5 कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे जो मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उससे आगे अपन शुरू करते हैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 6 से। तो अपना वही रहेगा, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ उसके बाद आप वीडियो को पॉज करना और जो ये सेंटेंस है इनको आप खुद से प्रैक्टिस करना, उसके बाद में प्ले करके और आगे देखना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस जरूर करनी है। चलो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर एंटीसीडेंट। अब देखो अपन ने कल पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन बनने का काम करते हैं और उससे आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करते हैं। तो इसमें क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये जो वर्ब लेंगे वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेंगे। ये नहीं है कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला वर्ड ही उसका एंटीसीडेंट होगा, नहीं। मैक्सिमम केस में होता है, लेकिन अपन सेंटेंस को पढ़ के और उसके बाद देखेंगे कि इसका एंटीसीडेंट कौन सा वर्ड बन रहा है, किस वर्ड के लिए लगाया गया। एंटीसीडेंट क्या है, उस वर्ड के लिए लगाया जाता है, उसकी विशेषता बताने के लिए, उसको क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, उसके बारे में एडिशनल जानकारी देने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो अभी इन तीनों सेंटेंस को आप ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, चलो कर लिया ट्राई। अब देखते हैं इसको। ही इज वन ऑफ दोज। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। वन क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कैन हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब। सेक्रीफाइस हो गया मैन वर्ब। हिज हो गया ऑब्जेक्ट। हिज लाइफ सॉरी लाइफ हो गया ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन फोर हो गया प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन हु है। अब देखो हु किसके लिए लगाया, ये किसके लिए लगाया गया है। जो हु के बाद में जो भी ये चीज लिखी हुई है ये एडिशनल जानकारी देने के लिए, या फिर किसी के बारे में कोई जानकारी दे रही है, किसी को रेफर कर रहा है। ठीक है, किसको रेफर कर रहा है ये, इस ही को या दोज को। ठीक है, देखो पढ़ो इसको। ही इज वन ऑफ दोज, वह उनमें से एक था। वह एक था किन में से, उनमें से, दोज में से, उन दोज में से एक था। कौन से दोज में से, हु कैन सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री, जो देश के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, उनमें से एक वो भी था। तो ठीक है, इसलिए ये हु किसके लिए आया है। हु का एंटीसीडेंट कौन हो गया, दोज हो गया। दोज हो गया तो वर्ब तो ठीक है, लेकिन जो ये पजेसिव एडजेक्टिव लगा रखा है हिम, ये इसके अनुसार नहीं, ये दोज के अनुसार लगेगा, देयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, दिस नोवेल। दिस नोवेल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई। ठीक है, इन प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। चलो यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट है। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये दैट किसके बारे में बता रहा है। दैट हैज बीन रिटन इन द लास्ट, ये आगे वाली लाइन किसके बारे में बता रहा है। चलो सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। दिस नोवेल इज वन ऑफ द बेस्ट नोवेल्स, ये नोवेल उन बेस्ट नोवेल में से एक है। कौन से बेस्ट नोवेल में से, ये आगे की जानकारी दी गई है। तो किसके बारे में जानकारी दी गई है, इस नोवेल्स के बारे में। तो नोवेल्स प्लूरल है तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्या हो जाएगा, है। ठीक है, अभी हमने देखा था कल कि ह्यूमन बींग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु होम का यूज करते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए विच का यूज करते हैं, और जब एम्फेसिस डला होता है तब दैट का यूज करते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे दैट आया है। ये तो नोवेल तो नॉन लिविंग थिंग्स है, फिर भी इसके लिए दैट किस लिए लगाया है, क्योंकि द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है ना इसके। कल पढ़ा था अपने, सुपरलेटिव डिग्री लगी हो तो रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। रोशनी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव स्कोर्ड मोर देन 98% मार्क्स इन द एग्जाम। ठीक है, रोशनी सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो गई। ठीक है, और उसके बाद ये मार्क्स हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा चार्ज कर लेता हूँ। चलो हो गया ये अपना प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट है। अब देखो ये दैट किसके लिए आया है, दैट की जो आगे लिखी हुई बात है ये किसके लिए लिखी हुई है। ठीक है, रोशनी इज द ओनली वन, रोशनी एकमात्र थी, ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से रोशनी एकमात्र थी जिसने 98% मार्क्स प्राप्त किए। अब ये 98% मार्क किसने प्राप्त किए, क्या इन लड़कियों ने प्राप्त किए। अगर इन लड़कियों ने प्राप्त किए तो ये बात क्यों लिखी हुई है कि द ओनली, रोशनी इज द ओनली। तो इस द ओनली ने अब की बार सारा गेम द ओनली ने पलट लिया।
ठीक है, इसलिए अब की बार इसका एंटीसीडेंट ये ना हो कि रोशनी इसका एंटीसीडेंट है। अगर रोशनी इसका एंटीसीडेंट है तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, है नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें रटना नहीं है कि एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला वर्ड होता है। वो अपने सेंटेंस को पढ़ के और ये देखेंगे कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के आगे जो बात लिखी है वो किसको रेफर कर रही है, किसके बारे में लिखी हुई है। जिसके बारे में लिखी हुई है वो इसका एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 7, ये क्या बोल रहा है, इफ द सब्जेक्ट इज वन। जो ये वन होता है ना, वन, अगर ये वन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो इसके बाद में जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव, इसके लिए जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव आएंगे वो इस वन के अकॉर्डिंग आएंगे, ना कि ही के अकॉर्डिंग। ठीक है, वन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो उसके बाद में उसका वापस प्रोनाउन लिखना है या फिर उसके लिए कोई एडजेक्टिव लिखना है तो वो वन के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू वन, नॉट ही के अकॉर्डिंग नहीं लिखे जाएंगे। काफी बार ये सेंटेंस में ऐसे आते हैं, ही के अकॉर्डिंग लिखे होते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम फ्लो फ्लो में पढ़ के इसको निकल जाते हैं। चलो इन तीनों सेंटेंस को आप ट्राई कीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं। चलो देखें, वन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिस्पेक्ट क्या है, मैन वर्ब है, और पेरेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, हिज। अब देखो सब्जेक्ट अगर वन है तो ये हिज किसके अनुसार आएगा, वन शुड रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। कि वन का मतलब क्या होता है, ही का मतलब होता है किसी को, एक पर्टिकुलर किसी को बताया जाता है कि ही उसे करनी चाहिए। वन होता है किसी को भी, किसी भी एक को, मतलब हर कोई को। वन का मतलब ये होता है हर एक को, हर एक को अपने पेरेंट्स की भाई रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वन अगर सब्जेक्ट है तो ये इसके अकॉर्डिंग एक पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, है ना। तो हिज ना होके क्या आ जाएगा, वन के हिसाब से क्या होता है, वंस। वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या, वंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी वन शुड नेवर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ही इज, यहाँ पे इज है। ठीक है, ही इज नॉट श्योर ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन है। अब इफ ये जो आगे जो वापस इस वन के लिए यूज करना है, आपको प्रोनाउन यूज करना है, कुछ भी करना है तो वो वन के अकॉर्डिंग होगा, और आगे जो ये पजेसिव एडजेक्टिव है ये भी इसके अकॉर्डिंग होगा कि वन शुड नेवर क्रिटिसाइज, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए दूसरों को जब तक कि वो उस फैक्ट्स के बारे में श्योर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज की जगह वंस। ठीक है, यहाँ पे कहा गया ये ही की जगह वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। He added philosophically that one should adapt himself to the changing conditions. ये क्या सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, क्या है, उसने मतलब जो कुछ बोल रहा था तो उसने कोई ये ही है जो कुछ बातें बता रहा था, उसमें उसने और ऐड की बात, ही एडेड फिलोसॉफिकली दैट वन शुड अडेप्ट हिमसेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस, कि हर किसी को जो बदलती हुई कंडीशन है उसके अनुसार अपने आप को डालना चाहिए। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वन, अब ये जो ऑब्जेक्ट लगा है, जो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है, तो अडेप्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा, खुद कोई डाल सकता है, किसी दूसरे को डाल नहीं सकता कोई, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है ये वन के अनुसार आएगा, ना कि ही के अनुसार है। तो क्या है, इसका हो जाएगा वन सेल्फ। ठीक है, चलो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या है, जो ऑल, सम, मोस्ट, अलॉट, लॉट्स, प्लेंटी, 20%, 30%, 1/2, ठीक है, 1/3, 2/3, ये सब होने के बाद में ऑफ लगा हो और उसके बाद जो नाउन आता है उस नाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज की जाएगी। क्योंकि जो 1/2 है, 1/3 है, 20% है, किसका 20% है, किसका 1/3 है, ये उसके बाद जो ऑफ के बाद जो नाउन लिखी होती है उसी पे तो डिपेंड होता है कि उसका है। अब वो नाउन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसी हिसाब से वो क्वांटिटी तय होती है। ठीक है, उसी हिसाब से वो वर्ब डिसाइड की जाती है। तो ये सब सब्जेक्ट बंद हो जाते हैं, लेकिन ये अपने वर्ब को डिसाइड खुद से नहीं कर पाते। इनके बाद में ऑफ लगा होता है, उसके बाद जो नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अब ये जो नाउन है, ये नाउन दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी,
काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी दो तरीके की, सिंगुलर, प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है। अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। ठीक है। चलो तीनों सेंटेंस को आप ट्राई कर लो, उसके बाद देखते हैं। चलो देखें इनको। क्या है, सम क्या है, सब्जेक्ट हो गया। चलो अगर अपन पता नहीं है कि सम सब्जेक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, चलो इसकी वर्ब ढूंढो। वाज लिंकिंग वर्ब, एब्सेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस को अगर सॉरी स्टूडेंट को आप सब्जेक्ट बनाना चाहोगे तो प्रीपोजिशन के बाद में लिखा हुआ है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये नहीं बन पाएगा। तो सम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये सम इस वर्ब को डिसाइड नहीं कर पाएगा। इसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स है ना, सम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में से कुछ अब्सेंट थे, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, उसमें से कुछ का नाम लिया तो वो एक तो होगा नहीं। तो वो इसके बाद जो नाउन आई है ना, इसके अकॉर्डिंग ये इसकी वर्ब आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो ये वाज ना होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाफ ऑफ द क्लास। हाफ ऑफ द क्लास ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, मैन वर्ब है। ठीक है। असाइनमेंट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। गिवन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है। बाय प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलोगे ये एडजेक्टिव किसके लिए आया है, गिवन एडजेक्टिव ये इस नाउन के लिए आया है, असाइनमेंट नाउन के लिए। इसके बाद में क्यों लिखा है, एडजेक्टिव तो पहले लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे कोई लिंकिंग वर्ब भी नहीं है कि ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया, तो इसलिए ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये बाय प्लस टीचर जो लिखा हुआ है ये एडवर्बियल फ्रेज बना रहा है। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताती है, एडजेक्टिव की, इसलिए वो एडजेक्टिव के पास लगना चाहेंगी। ये भी खींचेगी इसको, और ऑब्जेक्टिव बोलेगा कि मैं भी इसके पास में लगूंगा, मेरे आगे लगना चाहिए ये। तब ये थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेगा कि हाँ, मतलब इसके भी नजदीक रह जाए, इसके भी नजदीक रह जाए, इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर लिखा जाता है कि नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगाते हैं, प्रेडिकेटिव यूज ना हो रहा हो तो भी, लिंकिंग वर्ब नहीं है तो भी उसके बाद में लगता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर तभी मिलेगा जब उसके बाद में या तो एडवर्ब आती हो या फिर एडवर्बियल फ्रेज आता हो। चलो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हाफ ऑफ द क्लास। अब देखो यहाँ पे ये हाफ है, सब्जेक्ट है। अब ये जो वर्ब है हैव, ये जो हैव वर्ब है, ये किसके अनुसार आएगी, ये इस क्लास के अनुसार आएगी। ठीक है। ये इस क्लास के अनुसार आएगी, ये हाफ के अनुसार नहीं आएगी, इस क्लास के अनुसार आएगी। क्लास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हैव नहीं आके हैज आ जाएगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ऑफ द चेयर्स, ऑल सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये अपने लिंकिंग वर्ब हो गई, कंजंक्शन हो गया, आगे दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल के अनुसार ना आके इस चेयर के अनुसार वर्ब आएगी। चेयर्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या बोलता है, ये बोलता है कि कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन में कंपैरिजन कराते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करवाना है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से या फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपैरिजन नहीं हो सकता। सेम केस में कंपैरिजन होगा। ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था वो दैट ऑफ वाला स्ट्रक्चर, उसी प्रकार से ये प्रोनाउन में कंफ्यूजन होता है। नाम है तो नाम का, तो जैसे कोई राहुल है, अब राहुल का कोई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी है। राहुल अगर कहीं सब्जेक्ट बन रहा है तो भी राहुल लिखा जाएगा, कहीं ऑब्जेक्ट बन रहा है तो भी राहुल लिखा जाएगा। ठीक है। लेकिन ये चीजें प्रोनाउन में जरूर होती है। ठीक है। जो प्रोनाउन है, जैसे ही है, ही सब्जेक्टिव केस है, हिम उसका ऑब्जेक्टिव केस है। यू का तो यू होता है, यू वाले में कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे दे है, दे का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस दे और ऑब्जेक्टिव केस देम, है ना। आई है, आई का आई मी हो जाएगा। वी है, वी का क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, वी का एस हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से जब प्रोनाउन में दिक्कत होती है, इसलिए कंपैरिजन प्रोनाउन में कराते हैं तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करवाना है। अब आप इसमें देख लो कौन कहाँ सब्जेक्ट बन रहा है, कंपैरिजन किन में हो रहा है, और कैसे कंपैरिजन, सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसको ट्राई कीजिए। ठीक है। चलो कर लिया ट्राई। अभी देखते हैं अपन। अब यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट, आर लिंकिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देन हो गया कंजंक्शन। चलो हिम को छोड़ो एक बार, ये हो गया, सो हो गया कंजंक्शन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, और ये मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब ठीक है। ये हिम है, ये यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बना है, कंजंक्शन के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने। तो देखो यहाँ पे क्या है, यू आर स्ट्रॉन्गर देन हिम,
सो यू कैन इजीली डिफीट हिम। ये कहना चाहता है कि तुम उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो या फिर तुम उससे मजबूत हो, उससे स्ट्रांग हो, इसलिए तुम इसको आसानी से हरा सकते हो। अब तुलना किस किस में हो रही है? इस यू की हिम में तुलना हो रही है, तो ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये भी सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए। जब यू सब्जेक्ट यू केस में है यहाँ पे, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब यहाँ पे ही इज अंडरस्टूड है, ठीक है। कंजक्शन के बाद आप बोलोगे कि पूरा सेंटेंस नहीं आया, तो ही इज यहाँ पे अंडरस्टूड है, ही इज, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, आई वॉज सरप्राइज टू, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशन ना, सॉरी प्रीपोजिशन क्या है, तो इन्फिनेटिव हो गया, टू फाइंड, ये हो गया कंजंक्शन, देयर टोलेस्ट प्लेयर हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, वाज लिंकिंग वर्ब हो गई, शॉर्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया, देन कंजंक्शन हो गया, आई। ये अब देखो ये क्या बोल रहा है कि आई वाज सरप्राइज, मैं हैरान था ये देख के, ये पाके कि उनका जो सबसे लंबा खिलाड़ी था उस टीम का, उनका जो सबसे लंबा खिलाड़ी था वो मुझसे भी छोटा था, ठीक है। तो तुलना किस किस में हो रही है? देयर टोलेस्ट प्लेयर और मी में, इन दोनों में तुलना हो रही है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस होना चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। और यहाँ पे आगे लिंकिंग वर्ब एम अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैनी टाइम्स एडवर्ब, दैट हो गया कंजंक्शन, नया सेंटेंस शुरू, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, ये सिमली है, एज स्मार्ट एड, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगा, एडजेक्टिवल फ्रेज बना रहा है ये, ठीक है। इसके बाद में तुलना देखो किस किस की हो रही है। मैंने तुम्हें आई हैव टोल्ड, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ कई बार कि यू आर एज स्मार्ट एज हिम, तुम उसके जितना ही स्मार्ट हो, ठीक है। अभी देखो तुलना किस किस की हो रही है? यू और हिम की हो रही है। यू अगर सब्जेक्टिव केस में, तो हिम भी क्या सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, ही। और ये इज अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, अपना लास्ट कॉन्सेप्ट पे। क्या है अपना लास्ट कॉन्सेप्ट? ये है कि यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दीज वर्ड्स। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। अभी आप वर्ड्स को देखोगे तो सभी के सभी क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है। बिटवीन, विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, इन एडिशन टू, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, नो लेस देन, नथिंग बट, ये सब क्या है? या तो प्रीपोजिशंस है या प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। जिस प्रकार से रेदर देन बना रहा है, इन एडिशन टू बना रहा है, एंड नॉट बना रहा है, एज वेल एज बना रहा है, अलोंग विद बना रहा है ना, नो लेस देन बना रहा है, नथिंग बट बना रहा है, अकम्पनीड बाई, ये क्या सब क्या बना रहे हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहे हैं। और विद, बिटवीन, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, लाइक, अनलाइक, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। और अपन अभी तक सभी में देखो, सभी सेंटेंस में तोड़ते आ रहे हैं ना इसी प्रकार से। जब सेंटेंस को ब्रेक कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम? जैसे फ्रॉम है, फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, तो फर्नीचर क्या हो गया? फर्नीचर स्टोर, ये क्या होगा? कंपाउंड नाउन है, तो ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। हर जगह कर रहे थे बाई, बाई प्रीपोजिशन है, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। वो प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन के बाद अपन ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। और उनका सबका अपने को पता है कि टू, विद, है ना, बाई, है ना, फ्रॉम, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑफ है, ये अपने की देखी हुई होती है। इसके बाद अब मैंने फट से इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा देते हैं। ये अपने देखी हुई नहीं है, अब थोड़ा इनको देख लेंगे, उसके बाद इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है? प्रीपोजिशन है या फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। चलो दोनों सेंटेंस को ट्राई करो, फिर देखते हैं। कर लिया ट्राई? अभी क्या है? बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी आई थिंक, ये क्या है? सब्जेक्ट, थिंक मैन वर्ब हो गई, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ तक ही है। इसमें यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ठीक है, जो इसको ओमिट किया जा सकता है। दैट दो होते हैं, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन, और एक दैट होता है सिर्फ अकेला कंजक्शन बनता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजक्शन का काम करता है, साथ साथ में दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। ये दैट सिर्फ कंजक्शन बनने का काम करता है। ये वाला दैट को अपन ओमिट भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसको ओमिट किया हुआ है, ठीक है। बिटवीन यू एंड आई थिंक ही इज नॉट ड्रेस्ड अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि बिटवीन यू एंड मी, ये बिटवीन यू एंड मी होता है कि यहाँ पे देख लो, पहले तो बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद में ये यू का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस है। एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, कंजंक्शन के बाद दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। दूसरी बात बिटवीन भी है, बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई, आई की जगह क्या आ जाएगा? इसका मी, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन लगी हुई है बिटवीन, उसके बाद आएगा। अब ये क्या होता है? बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी का मतलब होता है कि जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना कि ये तेरे मेरे बीच की बात है, किसी के आगे जिक्र मत करना, तो उस चीज़ के लिए लगाते हैं बिटवीन यू एंड मी। ये तेरे मेरे बीच की बात है, मुझे लगता है कि वो इस ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होके नहीं आया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
आई थिंक ही इज ए बिट अनग्रेटफुल। आई सब्जेक्ट, मैन वर्ब, आई थिंक। अब ये वाला ही था आई थिंक, बस इतना है। यहाँ पे दैट लगा हुआ है, ठीक है। ही सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, बिकॉज कंजक्शन हो गया, एवरीवन दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट शुरू हो गया, बट ही को बाद में देखेंगे क्या है ये, ठीक है। वाज लिंकिंग वर्ब हो गया, हैप्पी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव हो गया, टू प्रीपोजिशन हो गया, गिफ्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रीपोजिशन हो गया, और क्रिसमस इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बट ही लगा हुआ है, अब अपन ने पढ़ा था कि जो बट है वो प्रीपोजिशन बनती है। बट क्या है? बट कंजक्शन भी होता है, बट कंजक्शन भी होता है, और बट प्रीपोजिशन भी होती है। कंजक्शन भी होता है और प्रीपोजिशन भी होती है। कैसे पता चलेगा? सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा। कंजक्शन है तो उसके बाद में कोई दूसरा सेंटेंस आ रहा होगा, यहाँ पे कोई दूसरा सेंटेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये बट क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। अब आपको ये बट हिम थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा यहाँ पे, है ना, बीच में। तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अनग्रेटफुल है, थोड़ा सा बदकिस्मत है, क्योंकि सभी खुश थे क्रिसमस पे गिफ्ट पाके, उसको छोड़ के। इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन बट हिम, ठीक है। अरे बट तो ठीक है, यहाँ पे ही की गलती है, ठीक है। ही की जगह क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, ठीक है। कि सब खुश थे उसको छोड़ के, ठीक है। ये कहना चाह रहा है इसमें। चलो, हो गए 10 कॉन्सेप्ट अपने अपने कॉन्सेप्ट प्रोनाउन के जितने भी 10 कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी या और समझ में आता होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाउट को डाल सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में उसके अपन ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 4, जो कल की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, तो आप इनको खुद से बढ़ाइए, ठीक है। और जो भी दिक्कत होती है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं वीडियो कैसी है, आपको अच्छी लगती है नहीं लगती है, क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। और जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी अपन क्लासें लेंगे उसके जो पीडीएफ है उस क्लास की, वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।